नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ड्रीम आईएएस। चलिए सभी को राधे राधे। देखिए अभी तक हमने अपनी वीडियो में 15 मार्च तक का करंट कवर कर लिया है, ठीक है। आज जो हम वीडियो कवर करेंगे, इस वीडियो में हम 16 मार्च से लेकर 31 मार्च 2022 तक का करंट कवर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए जितना रिस्पॉन्स मैं सोच रहा हूँ वीडियो पे, उतना रिस्पॉन्स आ नहीं पा रहा है। जहाँ तक है बच्चों का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जीडी का पेपर है, ठीक है, और सीएचएसएल का भी पेपर है वही आने वाले समय में। लेकिन मुझे लगता नहीं आप लोग वीडियो को शेयर वगैरह कर रहे हो या दूसरों को बता रहे हो, ठीक है। तो देखो यार, कम से कम मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ कि वहाँ से आकर वीडियो भी बनानी होती है, 36 काम और भी होते हैं, तो कम से कम इतना तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को शेयर करें या लोगों को इसके बारे में बताएं, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया 2022 का अगर करंट आएगा तो इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चाहे वो आपका किसी भी पेपर में हो, किसी भी पेपर में हो, अगर 2022 का करंट आपका आएगा तो इन वीडियोस के बाहर आपका 2022 का करंट नहीं आएगा। क्लियर। तो भाई कम से कम पिछले साल का करंट भी स्टडी करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, मेहनत करते हैं यार हम लोग भी आप लोगों के लिए। तो कम से कम आप लोगों का इतना तो फर्ज बनता है कि खुद वीडियो को देखकर दूसरों तक भी पहुंचाया जाए, ठीक है। खुद दूसरों तक नहीं पहुंचाओगे, चैनल ग्रो नहीं होगा और आगे आपको भी कंटेंट अच्छा मिल नहीं पाएगा। तो इसीलिए बस कह रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लोगों को इसके बारे में बताओ यार, कम से कम शेयर तो करा करो, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो की तरफ आते हैं। आज का हमारा जो पहली न्यूज़ है वो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, मतलब सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है जिसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिसे सर्वश्रेष्ठ राज्य में जिसको पहला पुरस्कार मिला हो, इसका फर्स्ट पुरस्कार कौन सा था भाई। क्वेश्चन फिर से बोल देता हूं, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है, किस राज्य को मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को। वहीं दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, और तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है भाई तमिलनाडु। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान पर आता है सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा तमिलनाडु। ये जो पुरस्कार बांटे जाते हैं, ये जल संसाधन अपने क्षेत्र में किस प्रकार से अच्छे किए हैं, किस प्रकार से जल का संरक्षण किया है, लोगों को जल के बारे में जागरूक किया है, उन सब के बारे में ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए बात करें कि अगर ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है भाई, तो ये दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। पिछले वर्ष दिए गए थे रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, और इस बार दिए जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है। कहाँ दिए जाते हैं ये नई दिल्ली में दिए जाते हैं, ठीक है, नई दिल्ली में दिए जाते हैं। चलिए बात करते हैं इस अवार्ड का जो आयोजन है वो कौन करता है। इस अवार्ड का जो आयोजन है वो करता है जल मंत्रालय, ठीक है। और इस समय जल मंत्री हैं कौन आपके, तो जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। ये जल मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत आपके जल मंत्री हैं। क्लियर हो गई बात। अगर जल दिवस की बात करें भाई, जल दिवस कब है, तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। और हम 31 मार्च तक का करंट कवर कर रहे हैं, तो ये 22 मार्च इसी में आता है, ठीक है। जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। क्लियर हो गई बात। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, पद्म भूषण सम्मान पाने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट, पैरा मतलब विकलांग, ठीक है,
पद्म भूषण सम्मान पाने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? पद्म भूषण सम्मान पाने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी बने हैं देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया, ठीक है। ये कौन से गेम से संबंधित हैं? तो ये जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं। जैवलिन थ्रो, भाला फेंक से संबंधित हैं ये देवेंद्र झाझरिया। क्लियर। चलिए अब बात आई गई है पद्म भूषण की, तो पद्म पुरस्कारों की अगर बात आई गई है तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी पद्म पुरस्कारों की। तो 2022 के पद्म पुरस्कारों की बात करेंगे हम, 23 के नहीं, ठीक है। तो टोटल जो पद्म पुरस्कार बांटे गए थे 2022 में कितने बांटे गए थे? 128, जिसमें से कि पद्म विभूषण कितने थे? पद्म विभूषण थे 4। पद्म भूषण कितने थे? पद्म भूषण थे 17। और पद्म श्री कितने थे? तो पद्म श्री थे 104, ठीक है। पद्म श्री 104 थे। हो गए या नहीं? ठीक है। चलिए आगे बात करें। 104 नहीं 107 है, ठीक है। 107 पद्मश्री बांटे गए थे। अच्छा, इन पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब होती है? तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ठीक है। और ये दिए किसके द्वारा जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं आपके सभी पद्म पुरस्कार। क्लियर। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया, जो कि जेवलिन थ्रो गेम से संबंधित हैं, ठीक है। पद्म पुरस्कारों की बात करें तो पद्म पुरस्कार 2022 में 128 दिए गए थे। पद्म विभूषण दिए गए थे 4, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 107 राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा होती है, ठीक है भाई। आगे बात करें। नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास। नाटो एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास जिसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहां किया गया है? नाटो एक संस्था है, उसके सदस्य देशों की एक मिलिट्री एक्सरसाइज चली थी जिसका नाम था कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। इसका आयोजन कहां हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था नॉर्वे में, ठीक है। इसका आयोजन कहां हुआ था भाई? नॉर्वे में हुआ था। चलिए अब बात करते हैं नाटो की। तो नाटो यानी के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसके 27 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 27। नाटो एक संस्था है जो रूस की शक्तियों को कमजोर करने के लिए बनाई गई थी, ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों द्वारा, ठीक है। नाटो एक संस्था है जो रूस की शक्तियों को कमजोर करने के लिए बनाई गई थी, ब्रिटेन के सहयोगी देशों द्वारा। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और इसके जो सदस्य देश हैं वो 27 हैं, ठीक है। आगे बात करें। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, टाटा आईपीएल टाटा आईपीएल 2022, टाटा आईपीएल 2022 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया? आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया? टाटा आईपीएल 2022 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया? तो आईपीएल का 15वां संस्करण खेला गया, ठीक है।
जो 2022 में जो आईपीएल हुआ था वो कौन सा वा संस्करण था? वो 15वां संस्करण था। और स्पॉन्सर कंपनी कौन थी भाई? स्पॉन्सर कंपनी थी टाटा। ठीक है, चलिए अगर बात चल ही रही है आईपीएल की तो आईपीएल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आईपीएल किस टाइप का मैच है भाई? आईपीएल का टाइप क्या है? आईपीएल एक T20 मैच है। ठीक है, इसका पहला संस्करण कब खेला गया था? पहला संस्करण खेला गया था 2008 में। कौन सी टीम जीती थी भाई? राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स जीती थी। ठीक है, बात करें आईपीएल की तो आईपीएल में वर्तमान में कितनी टीमें हैं? तो वर्तमान में आपकी 10 टीमें हैं। ठीक है, वर्तमान में इस समय 10 टीमें हैं। चलिए आगे बात करें। आईपीएल का जो क्या कहते हैं आयोजन करती है वो कौन करती है? तो आईपीएल का आयोजन करती है बीसीसीआई। बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई की अगर बात करें तो बीसीसीआई की बात करते हैं तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है भाई? बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो सौरव गांगुली। सौरव गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आईपीएल की बात करें तो आईपीएल का 2022 में 15वां संस्करण खेला गया था। टाटा कंपनी प्रायोजक थी। ठीक है, स्पॉन्सर कंपनी टाटा थी। टाइप क्या है आईपीएल का? आईपीएल का टाइप है T20। आईपीएल का जो पहला संस्करण खेला गया था वो 2008 में खेला गया था। राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई ही इसका आयोजन करती है आईपीएल का। तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात, आईपीएल की बात आ गई है तो थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए, आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी। आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी। ठीक है, आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं वही एमएस धोनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लगातार दो मैचों में शतक लगाने वाले, लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले खिलाड़ी ये कौन है भाई? तो ये है शिखर धवन। ठीक है, शिखर धवन। बात आईपीएल की चल रही है यहां पर। ठीक है, आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम, 100 मैच जीतने वाली पहली टीम, 100 मैच जीतने वाली पहली टीम, आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम है मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस। आगे बात करें, आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी। आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली टीम की बात नहीं कर रहा हूं, 100 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी, जीतने वाले पहले खिलाड़ी। ठीक है, तो वो है एमएस धोनी। ठीक है, एमएस धोनी आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। 100 मैच जीतने वाली पहली टीम है मुंबई इंडियंस, क्योंकि अलग अलग टीमों में भी रहे हैं तो उस हिसाब से। ठीक है, आगे बात करें। चलिए, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी, 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। ठीक है, चलिए क्लियर। ठीक है, आईपीएल के बारे में इतना काफी है। अब बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड 2022 की। ऑस्कर अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला था? ऑस्कर अवार्ड 2022, ऑस्कर अवार्ड 2022
ऑस्कर अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भाई किसे मिला था? ये मिला था विल स्मिथ को, विल स्मिथ को, ठीक है, विल स्मिथ को मिला था। इनकी एक मूवी थी किंग रिचर्ड, किंग रिचर्ड के लिए मिला था विल स्मिथ को, ठीक है। आगे बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई थी ऑस्कर के लिए? तो कोडा, कोडा फिल्म चुनी गई थी सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन चुनी गई थी? 2022 के ऑस्कर की बात चल रही है, ध्यान रखना। 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई थी जेसिका चेस्टेन, जेसिका चेस्टेन, ठीक है। 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए थे विल स्मिथ अपनी फिल्म किंग रिचर्ड के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी कोडा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी जेसिका चेस्टेन। अगर बात करें कि ऑस्कर कहाँ दिए जाते हैं, ऑस्कर का आयोजन कहाँ होता है भाई ऑस्कर अवार्ड्स का? तो लॉस एंजलिस में हुआ था, लॉस एंजलिस में हुआ था, ठीक है, लॉस एंजलिस में हुआ था। और इस बार संस्करण कौन सा था? तो इस बार 94वां संस्करण था, 94वां संस्करण था इस बार ऑस्कर का, ठीक है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है आपका इकोनॉमी से, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये एक क्या कहते हैं, रिपोर्ट का नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? ये एक रिपोर्ट है जिसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसकी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, इसकी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, बेरोजगारी दर वाला राज्य सबसे कम कौन सा है भाई? तो यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल 0.6% बेरोजगारी है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार बात चल रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है छत्तीसगढ़, जहां 0.6% की बेरोजगारी मापी गई थी 2022 में। अब बात करें भैया सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी है हरियाणा में 26.7%। दूसरे नंबर पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है राजस्थान 25%, और वहीं तीसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर, यहां पर भी 25%, जम्मू कश्मीर में भी 25%। अगर भारत की कुल बेरोजगारी दर की बात की जाए, भारत की कुल बेरोजगारी दर, कुल बेरोजगारी दर तो 7.5%। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल बेरोजगारी दर 7.5% है। ठीक है, क्लियर। इस रिपोर्ट को जारी कहां से किया जाता है, तो इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है मुंबई से। यह रिपोर्ट जारी की जाती है मुंबई से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार 2022। ग्रैमी पुरस्कार 2022, चलिए ग्रैमी पुरस्कार 2022 का सम्मान समारोह जो आयोजन था वो कहां हुआ? ग्रैमी पुरस्कार 2022 का आयोजन कहां हुआ? आयोजन कहां हुआ? तो ये हुआ था भाई लॉस वेगस में, लॉस
वेगस में हुआ था। लॉस वेगस कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका में है, लॉस वेगस, ठीक है, नेवादा में। अगर बात करें ग्रैमी पुरस्कार 2022 का संस्करण कौन सा था, तो इस बार जो संस्करण था लॉस वेगस में हुआ, ध्यान रखना, इस बार जो संस्करण था वो 64वां था, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार 2022 का जो आयोजन हुआ है वो लॉस वेगस नेवादा में हुआ है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। संस्करण इस बार 64वां था। अगर बात करें ग्रैमी पुरस्कार किस किस को मिला है, तो एक ग्रैमी पुरस्कार रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का ग्रैमी पुरस्कार किसे मिला है, तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है जॉन बैटिस्ट को, जॉन बैटिस्ट को, ठीक है। अगर बात करें बेस्ट एल्बम, बेस्ट एल्बम, बेस्ट एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार किसे मिला है, तो बेस्ट एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है क्रिस स्टेपलटन को, स्टेपलटन को, ठीक है, स्टेपलटन को। आगे बात करें, हाँ, इनकी कौन सी एल्बम के लिए मिला है, तो इनकी एक एल्बम है स्टार्टिंग ओवर, स्टार्टिंग ओवर इनकी एक एल्बम है, इसके लिए मिला है इन्हें क्रिस स्टेपलटन को, जो कि बेस्ट एल्बम का अवार्ड इन्हें मिला है। आगे बात करें बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे मिला है भाई, तो सॉन्ग ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है सिल्क सोनिक को, सिल्क सोनिक, सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सिल्क सोनिक को। और इनके किस गाने के लिए, तो लिव द डोर, लिव द डोर ओपन के लिए, लिव द डोर ओपन, ठीक है, इस गाने के लिए इन्हें ग्रैमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। ग्रैमी पुरस्कार 2022 का आयोजन हुआ है लॉस वेगस नेवादा में, संस्करण 64वां है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है जॉन बैटिस्ट को। बेस्ट एल्बम का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है क्रिस स्टेपलटन को, जो कि इनकी एल्बम है स्टार्टिंग ओवर के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है सिल्क सोनिक को, इनके गाने लिव द डोर ओपन के लिए, ठीक है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के सेना के बीच, भारत और किस देश की सेना के बीच भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास बालाकोह, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जब दो देशों के बीच में एक्सरसाइज होती हैं, जब दो देशों की सेनाएं आपस में लड़ने की प्रैक्टिस करती हैं, उसे कहते हैं संयुक्त सैनिक अभ्यास, ठीक है। तो भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास जिसका नाम है बालाकोह 2022 किया गया है। तो ये किसके साथ किया गया है भाई, एक तो है भारत और दूसरा है किर्गिस्तान। क्या है, किर्गिस्तान, ठीक है। भारत और किर्गिस्तान की सेना के बीच बालाकोह 2022 नामक एक संयुक्त सैनिक अभ्यास किया गया है, ठीक है। अब चलिए, संयुक्त सैनिक अभ्यास के ऊपर मैंने आपसे कहा था कि एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, लेकिन मैं इसी में करा देता हूं, ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। बात करते हैं पहले इसकी कि इसका जो संस्करण था ये कहां हुआ था, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ये जो संयुक्त सैनिक अभ्यास जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, ये कहां हुई है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए बात करते हैं कुछ प्रमुख एक्सरसाइजों की, जैसे कि एक है वरुण। वरुण एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है, तो ये होती है भारत और फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच। एक होती है शक्ति, शक्ति, शक्ति किन के बीच होती है, तो ये भी भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति और वरुण दोनों भारत और फ्रांस के बीच होती है। एक होती है कॉर्पेट, कॉर्पेट, कॉर्पेट किसके साथ होती है, तो भारत और थाईलैंड के बीच, भारत और थाईलैंड के बीच, ठीक है। एक होती है मैत्री, मैत्री,
मैत्री किसके साथ होती है भाई? तो भारत और थाईलैंड के बीच, भारत और थाईलैंड के बीच होती है मैत्री। आगे बात करें वज्र प्रहार, वज्र प्रहार ये किसके साथ होती है भाई? तो भारत और यूएस के बीच, भारत और अमेरिका के बीच होती है वज्र प्रहार। एक है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास किसके साथ होती है? तो भारत और यूएस के बीच, भारत और यूएस के बीच होती है युद्ध अभ्यास। आगे बात करते हैं संप्रति, संप्रति, संप्रति एक्सरसाइज किसके बीच होती है भाई? तो ये होती है भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। आगे बात करें मित्र शक्ति, मित्र शक्ति ये किस किस के बीच होती है भाई? तो ये होती है भारत और श्रीलंका के बीच। ये पूछी जाती हैं कि वरुण एक्सरसाइज भारत और किस देश के साथ हुई है, ठीक है, तो इस तरीके से तो मित्र शक्ति हुई है भारत और श्रीलंका के बीच। आगे बात करते हैं, अगली एक्सरसाइज है हाँ नोमोदिक एलिफेंट, अगली है नोमोदिक एलिफेंट, नोमोदिक एलिफेंट ये किसके बीच हुई है भाई? तो ये हुई है भारत और मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया के बीच, ठीक है, नोमोदिक एलिफेंट। अगली है गरुण शक्ति, गरुण शक्ति, गरुण शक्ति ये किसके बीच हुई है? भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच। आगे बात करते हैं, अगली है धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन किसके बीच हुई है भाई? तो ये हुई है भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच, ठीक है। अगली बात करें तो अगली है सूर्य किरण, सूर्य किरण ये किस किस के बीच हुई है? तो ये हुई है भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच। अगली है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, ठीक है, हैंड इन हैंड किसके बीच हुई है? तो ये होती है आपके चाइना और भारत के बीच, भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड। अगली है सिम्बैक्स, SIMBEX, सिम्बैक्स ये किसके बीच होती है भाई? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच, भारत और सिंगापुर के बीच। आगे बात करें तो रिम्पैक, RIMPAC रिम्पैक किसके बीच होती है? तो रिम्पैक होती है G20 देशों के बीच। G20 देश 20 देशों का एक समूह बना दिया गया है जिसे ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में कभी और बात करेंगे कि G4 कंट्रीज, G7 कंट्रीज, G20 कंट्रीज क्या होती हैं। आप बस इतना ध्यान रखें कि रिम्पैक, RIMPAC रिम्पैक जो ये संयुक्त सैनिक अभ्यास है ये किनके बीच होता है? G20 देशों के बीच। हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है भाई? तो मालाबार होती है क्वाड देशों के बीच, क्वाड देशों के बीच। क्वाड देशों में कौन कौन आते हैं? क्वाड एक ग्रुप है, क्वाड एक ग्रुप है जिसमें कौन कौन से देश आते हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये देश आते हैं। मालाबार एक्सरसाइज किसके बीच होती है? क्वाड देशों के बीच। क्वाड देश में कौन कौन आते हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आगे बात करें, अगली है खंजर। खंजर एक्सरसाइज किसके बीच होती है भाई? खंजर होती है भारत और किर्गिस्तान के बीच, भारत और किर्गिस्तान के बीच, ठीक है, भारत प्लस किर्गिस्तान। आगे अगली है एस्ट डस्टलिक, यहां लिख देता हूं एक्स डस्टलिक, डस्टलिक ये किसके बीच होती है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, भारत प्लस उज्बेकिस्तान, ठीक है। एक लास्ट है स्लिनेक्स, SLINEX,
सिलिनेक्स किसके साथ होती है? भारत और श्रीलंका के बीच। शायद ये तो हो गई थी, नहीं हुई है, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। ये वो सभी एक्सरसाइज हैं, ये आपका क्या कहते हैं, स्टैटिक जीके का पोर्शन भी आपका यही निपट गया, ठीक है। ये वो सारी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जो आपसे पूछी जाती हैं कि जो सूर्य किरण है वो किसके साथ हुई है? भारत और नेपाल के साथ। धर्म गार्जियन किसके साथ होती है? भारत और जापान के साथ। ये फिक्स होती हैं, जैसे हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है, ये सिर्फ चाइना के साथ होगी, ठीक है, ये नेपाल के साथ नहीं हो सकती, ये जापान के साथ नहीं हो सकती, ये फिक्स हैं, इनके नाम फिक्स हैं ये, ठीक है। तो ये आपसे पूछी जाती है ये एक्सरसाइज किसके साथ होती है? भारत की, तो ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े, इसको रफ कर देता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? कौन सा वह 31वां सरस्वती सम्मान, ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? पहली बात तो ये के बिड़ला फाउंडेशन, ठीक है, कृष्ण कुमार बिड़ला फाउंडेशन, कृष्ण कुमार बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान। इस बार कौन सा संस्करण दिया गया है? 31वां संस्करण दिया गया है। और दिया किसे गया है? तो दिया गया है रामदरस मिश्र को, रामदरस मिश्र को, रामदरस मिश्र को दिया गया है भैया, ठीक है। 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को दिया गया है। इनकी कौन सी कविता के लिए? मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं के लिए दिया गया है, ठीक है, मैं तो यहां हूं के लिए दिया गया है। आगे बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। तो सरस्वती सम्मान की भाई शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1991 में, ठीक है। और पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला था? तो ये मिला था हरिवंश राय बच्चन को, हरिवंश राय बच्चन को मिला था। कहाँ से दिए जाते हैं ये दिल्ली से दिए जाते हैं, ठीक है, स्थान है दिल्ली, स्थान है दिल्ली। अगर बात करें पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है, तो पुरस्कार में दिया जाता है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, एक शॉल और एक चिन्ह। 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक शॉल दिया जाता है और एक चिन्ह दिया जाता है। अच्छा, ये जो हरिवंश राय बच्चन को मिला था, ये इन्हें क्यों मिला? तो इनकी एक आत्मकथा है, इनकी एक आत्मकथा है जिसके 4 भाग हैं, जिसके 4 भाग हैं। पहला तो है नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर। आगे बात करें, इनकी ये आत्मकथा 4 भागों में बटी हुई है, जिसके लिए इन्हें क्या मिला है? 31वां सरस्वती सम्मान, ठीक है। एक है क्या भूलूं क्या याद रखूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगली है बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। और लास्ट है द्वार 10 से सोपान तक, द्वार 10 से सोपान तक, ठीक है। इनकी ये आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है, जिसके लिए इन्हें एक पहला सरस्वती सम्मान मिला था 1951 में। आगे बात करें भाई, अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी 2022 की बात चल रही है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं संघ लोक सेवा आयोग में? तो ये हैं डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं भाई, ठीक है। किनके स्थान पर बने हैं ये? तो ये बने हैं प्रदीप कुमार जोशी के स्थान पर, प्रदीप कुमार
जोशी के स्थान पर बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, अगर बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, और भारत के पहले आईसीएस अधिकारी कौन थे? तो भारत के पहले आईसीएस अधिकारी थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे। और पहले क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने 1921 में ये नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करें। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, सबसे ऊंचा साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो यह प्रदान किया गया है भाई नीलमणि फूकन को। नीलमणि फूकन को प्रदान किया गया है। कहां के हैं ये असम के हैं। इन्हें कौन सा वा ज्ञानपीठ दिया गया है? तो इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है इन्हें। ठीक है, चलिए आगे बात करें। चलिए आगे बात करते हैं साहित्य अकेडमी की। तो इन्हें नीलमणि फूकन जो है, इन्हें 1981 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। 1990 में पद्मश्री भी मिल चुका है। 1990 में पद्मश्री भी मिल चुका है। चलिए आगे बात करें। अगला है जो पहला ज्ञानपीठ दिया गया था वो कब दिया गया था? तो पहला ज्ञानपीठ दिया गया था 1964 में। पहला ज्ञानपीठ दिया गया था 1964 में। और किसे दिया गया था? ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को दिया गया था। मलयालम कवि थे ये, मलयालम। ठीक है, मलयालम के थे ये जी शंकर कुरूप। इनको पहला ज्ञानपीठ दिया गया था 1964 में, 62 नहीं 64 में। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी 2022 के ये सारे करंट, कभी आप सोचो कि फिर 23 में बन गए क्या? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं भाई? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन बेरी। सुमन के बेरी। ठीक है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने थे सुमन के बेरी। ये किसके स्थान पर बने थे भाई? डॉक्टर राजीव कुमार के स्थान पर। डॉक्टर राजीव कुमार के स्थान पर बने थे सुमन बेरी। अच्छा, बात करें डॉक्टर राजीव कुमार से पहले कौन थे? तो डॉक्टर राजीव कुमार से पहले थे अरविंद पनगड़िया। पहले थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, पहले कौन थे? अरविंद पनगड़िया। दूसरे कौन थे? राजीव कुमार। तीसरे कौन बने हैं? सुमन के बेरी। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो आपके नरेंद्र मोदी ही हैं, आपको पता है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? नो कास्ट नो सर्टिफिकेट, नो कास्ट नो रिलीजन, सॉरी, नो कास्ट नो रिलीजन, न जाति न धर्म, ऐसा सर्टिफिकेट पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है स्नेहा, मीत स्नेहा। ठीक है, ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं और ठीक है, इन्होंने नो कास्ट और नो रिलीजन सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और इन्हें नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट मिल गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? पीएम के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो पीएम के नए सलाहकार बने हैं तरुण कपूर। तरुण कपूर। ये किसके स्थान पर बने हैं भाई? तो ये अमित खरे के स्थान पर बने हैं। अमित खरे के स्थान पर बने हैं तरुण कपूर। ठीक है, चलिए अगला, 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ठीक है, 26 बार दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। ठीक है, ये कहां के हैं भाई? ये नेपाल के हैं। कामी रीता शेरपा नेपाल के हैं। इन्होंने पहली बार 1994 में पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और कामी रीता शेरपा ने अब तक 2022 में 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। ठीक है, चलिए अगर एवरेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करें तो एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है भाई? 8,848.46 मीटर। ठीक है, इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? एवरेस्ट जो नाम रखा है वो इसका नाम रखा गया है सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम एवरेस्ट रखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इस पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे। तेंजिंग नार्गे। ठीक है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे पहले व्यक्ति थे। चलिए आगे बात करें। हाँ, बात करें पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? पहले भारतीय व्यक्ति थे अवतार चीमा। अवतार चीमा एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे अवतार चीमा 1965। एवरेस्ट की बात करें तो एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक है, हिमालय का ही एक भाग है। 8,848.46 मीटर ऊंचा है। सागरमाथा कहते हैं नेपाल में इसे। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम एवरेस्ट रखा गया। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे इस पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अवतार चीमा पहले भारतीय थे 1965 में जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया और 26 बार एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति हैं कामी रीता शेरपा। चलिए अगला है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ठीक है, तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं भाई राजीव कुमार। कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। ये किसके स्थान पर बने हैं? तो ये सुशील चंद्रा के स्थान पर बने हैं। सुशील चंद्रा के स्थान पर बने हैं राजीव कुमार, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। अच्छे, राजीव कुमार जो बने कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। और ये सुशील चंद्रा थे, ये 24वें नंबर के थे। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसीलिए इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इनका कार्यकाल कितना रहता है चुनाव आयुक्त का? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का रहता है 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, चलिए इनकी नियुक्ति कौन करता है भाई? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज हमने देखा 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का करंट।
इसमें हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखी वो सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कोई भी स्किप मत करना, वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो और दूसरों तक जरूर पहुंचाओ यार, ठीक है। बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनानी पड़ती है। अभी मैं कोचिंग गया, कोचिंग से आया, फिर मुझे कहीं जाना पड़ा, उसके बावजूद भी मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है। तो यार हमारा भी एफर्ट लगता है, तो थोड़ा एफर्ट आप लोग भी किया करो, आप लोगों का इतना तो दायित्व बनता है कि इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो कर सको, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, धन्यवाद।